नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी क्लासेस जागृति क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने मौर्य काल पर चर्चा किया है, ठीक है। तो मौर्य काल पर हम लोगों ने मौर्य इतिहास के जानने के साधन, मौर्य इतिहास की जानकारी का स्रोत और फिर उसके बाद मौर्य राजनीतिक दशा, मौर्यकालीन राजनीतिक दशा। राजनीति में हम लोगों ने सर्वप्रथम क्या है, वंशावली पढ़े थे। वंशावली में क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद राजनीति में हम लोगों ने प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है। प्रशासन और राजनीति पर एक क्लास हुई है हमारी। इसके बाद से आपको मौर्य काल में जो भी समस्याएं हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस के तैयारी करते हैं या वनडे की तैयारी करते हैं, आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, फिर समाज, उसके बाद मौर्यकालीन कला पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग केवल पॉइंट वाइज में बताएंगे कि किसी भी साम्राज्य के पतन के 2-3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई साम्राज्य है, उसमें योग्यता आधारित साम्राज्य बना, मतलब योग्य शासक है उसमें, तो साम्राज्य क्या करेगा, सस्टेन करेगा, लंबा चलेगा। लेकिन योग्य के बाद अयोग्य शासक अगर हो जाएंगे तो क्या वही उतना विशाल साम्राज्य सस्टेन कर पाएगा, पतनशील हो जाएगा। तो सबसे बड़ा किसी भी साम्राज्य के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अगर आप देखते हैं, अशोक के बाद कोई भी इतना महान शासक नहीं हो पाया जितना कि अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अशोक के बाद होते हैं सालिसूर, इनके बाद होते हैं संप्रति, फिर होते हैं दशरथ, फिर होते हैं लास्ट में बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये अयोग्यता का पूरा एक खाका खिस्ता है, और ये अपनी अयोग्यता से इतने विशाल साम्राज्य को, जो कि पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य को पहली बार अपने में समेटा हुआ था, वो पतनशील हो जाता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य ही पहला अखिल भारतीय साम्राज्य होता है। इसके पहले हमने आपको बताया है कि पहले ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो जन होता है। जन यहाँ इकाई किसकी थी, कबीला की थी, कबीला होते थे, ठीक है। यही मौर्योत्तर को क्या कहते हैं, वैदिकोत्तर या उत्तर वैदिक काल में जनपद बनता है। सर्वप्रथम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय इकाई की संकल्पना आती है। और फिर हम लोग देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही महाजनपद होता है, और मौर्य काल में आते आते यही महाजनपद किसमें तब्दील हो जाता है, साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। जो ऋग्वैदिक काल में जन था वही मौर्य काल में आते आते साम्राज्य हो जाता है। और साम्राज्य के स्थायित्व के लिए या उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए योग्य शासकों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सिंपल सी बात है, अशोक के बाद कोई योग्य शासक यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए इस साम्राज्य का पतन हो गया। वही है सक्षम शासकों का अभाव। फिर तो जब अयोग्य शासक हुए, इन्हीं अयोग्यता को देखते हुए बाह्य आक्रमण भी हुए। मौर्योत्तर काल शुरू होता है मौर्य काल के बाद। तो मौर्योत्तर काल शुरू होता है किसके बाद, मौर्य काल के बाद। और मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कई विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण में पहले आक्रमण होता है हिंद यमनों का। हिंद यमन होता है। इसी वंश का शासक था मिनांडर। हम लोग जब इतिहास की जानकारी पढ़ रहे थे तो मिलिंद पन्हों में हम लोगों ने बताया हुआ था, ठीक है। तो पहला जो आक्रमण होता है किसका होता है, हिंद यमनों का होता है। यहाँ लिख दीजिए हिंद।
फिर इसके बाद शक आते हैं, जिनको अंग्रेजी में सीथियन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर शक का आक्रमण होता है। शकों में सबसे प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन। यहाँ हिंदवन यमन में मेनांडर। फिर शकों के बाद होता है पहलवों का आक्रमण होता है। पल्लव नहीं, पहलव होते हैं ये। ठीक है, पार्थियन इनको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, इसका शासक गोंडो फर्नीज होता है, जो महत्वपूर्ण शासक होता है, गोंडो फर्नीज। ठीक, फिर इसके बाद आक्रमण किसका होता है? कुषाणों का। कुषाण यूची जात के थे, इनको यूची भी कहा जाता है, चीन से आए थे। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण शासक होता है वो कनिष्क होता है। अब श्रृंखला लगी हुई है आक्रमणों के। यदि यह आक्रमण तभी सफल हुए जब केंद्रीय सत्ता में अयोग्य शासक था। यदि योग्य शासक होता तो कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो पाता। ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे यूपीएससी का, चाहे वनडे, चाहे यूपीपीसीएस का, सवाल ऐसे क्रम से पूछता है कि आक्रमणों का क्रम क्या है। तो आप हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण ऐसे लगा सकते हैं। तो वाह्य आक्रमणों से क्या हुआ? जो केंद्रीय सत्ता थी वो छत विच्छत हो गई या कमजोर हो गई, और उसकी वजह से साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, मोटा मोटी। फिर हमने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रशासन जो था मौर्यों का, वो बहुत विशाल था। केंद्रीय प्रशासन मौर्यों का बहुत विशाल था, और केंद्रीय प्रशासन जब विशाल था तो उसके लिए योग्य अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो अधिकारी ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप देखिए, किसी भी स्टेट का यदि मुख्यमंत्री कमजोर होता है, भले ही पूर्ण सत्ता में सरकार चल रही होती है, तो वहां के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, वही सत्ता का संचालन करते हैं ज्यादा, और वही प्रमुख रहते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में हम देखे थे कई तीर्थ की चर्चा किए थे। तीर्थ क्या होते थे मौर्य काल में? सर्वोच्च अधिकारी होते थे, ये हमने आपको बताया ही है। तीर्थों को क्या कहा जाता था? सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी में हमने आपको बताया था समाहर्ता और सन्निधाता की चर्चा हमने की थी। ठीक है, तो समाहर्ता क्या था? कलेक्टर थे, जैसे आईएएस आज होते हैं, और कोषाध्यक्ष होते थे सन्निधाता। तीर्थ होते थे, फिर कई अध्यक्ष होते थे जिनको महामात्र या अमात्य कहा जाता था। 27 अध्यक्षों का नाम तो यहाँ मिलता है। ठीक है, किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, 27 अध्यक्षों का शासन यहाँ पर प्रशासन हमको देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इंडिका में कई समितियों का उल्लेख मिलता है। किसके लिए? नगर प्रशासन के लिए। तो नगर प्रशासन के लिए कई समितियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इतनी विशालकाय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो धीरे धीरे जब केंद्रीय सत्ता अयोग्य हुई तो इनकी भी महत्वाकांक्षा उभरने लगी। और हम ये जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहद्रथ का सेनापति ही तो था, और बृहद्रथ की सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डालता है। क्लियर है मामला सारा? समझ में आ गई बात? तो ये किसी भी साम्राज्य के पतन के मोटा मोटे ये 3-4 कारण होते हैं। इसके अलावा आप केंद्रीय क्या कहते हैं स्थिति भी समझ सकते हैं कि अति केंद्रीकरण था शासन का, और उसके बाद भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। वो सब एडिशनल आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? अर्थव्यवस्था पर। तो हमने आपको बताया है किसी भी अर्थव्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं। मान लीजिए किसी भी कालखंड का या एरा का हम लोग क्या पढ़ें, इकोनॉमी अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बिंदु शामिल होते हैं। उसी के अनुसार आप उस सारे बिंदुओं पर परीक्षण करिए, तो आपका क्या उत्तर जो होता है, आपकी जो कंटेंट है वो पूरा हो जाता है। पहला तो कृषि, और कृषि में ही पशुपालन आ जाता है। ठीक है,
कृषि एवं पशुपालन कर सकते हैं आप। दूसरी चीज होता है शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग कैसी स्थिति होती है शिल्प एवं उद्योग की। फिर तीसरी स्थिति होती है व्यापार और वाणिज्य की, या व्यापार वाणिज्य आप कह सकते हैं क्या स्थिति थी। फिर चौथी बात होती है मुद्रा, मुद्रा की स्थिति की, मतलब करेंसी कैसा था वहां उस काल में, ठीक है। पांचवी चीज होती है नगरीकरण, ठीक। और छठा चीज होती है कोई श्रेणी या कोई विशेष गिल्ड व्यवस्था क्या रहता है उस शासक काल में, उसको हम लेते हैं। तो आप किसी भी समाज का, किसी भी इतिहास के कालखंड का यदि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पर आप कुछ लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन्हीं बिंदुओं पर आप परीक्षण करिए। तो अगर आप क्या कहते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कृषि किस किस प्रकार की होती थी, क्या आधार था साम्राज्य का, कृषि का मतलब क्या क्या उपजाते थे, कैसा, क्या पशुपालन भी बड़े मतलब पैमाने पर किया जाता था, शिल्प कैसा था, उद्योग कैसा था, व्यापार। अब इन्हीं आधारों पर हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का परीक्षण करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी करते हो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो होती है कृषि। आइए अब देखते हैं। तो मौर्य काल में भी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण से ही कृषि में जो अतिरेक उत्पादन शुरू हुआ, उसके बाद कृषि तो बेसिक, आज भी भारतवर्ष का जो मेन आधार क्या है, कृषि है। सबसे ज्यादा लोग कृषि में ही जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर स्टेट एग्रीकल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। सीता अध्यक्ष, हम 27 अध्यक्ष पढ़े हैं, तो एक उसमें अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष, ये कृषि विभाग से ही जुड़ा हुआ अध्यक्ष होता था, ठीक है, और उसकी भी चर्चा की गई। सैन्य अभियानों के दौरान किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचाने की नीति अपनाई जाती थी। इसका मतलब यही है कि कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था पर राज्य का विशेष नियंत्रण था। अगर आप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़, तो उसमें आप सिंचाई की जो उत्तम व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसमें जुड़े कौन रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था सिंचाई के लिए, और अशोक के समय इस झील का पुनरुद्धार किया गया था, ठीक है। फिर मैंने आपको पशुपालन बताया, तो पशुपालन भी, जब कृषि इतनी उन्नत अवस्था में थी, पशुपालन निश्चित रूप से हुआ था। अब मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी उद्योग एवं शिल्प। शिल्प का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कई बार बताया, बढ़ई, कर्मकार, चर्मकार और स्वर्णकार, ये सब क्या है, शिल्प है। ये किसी भी प्रकार का शिल्प होता था, जैसे किसी प्रकार का उत्पादन करना ही शिल्प में आता है। तो शिल्प और हस्तशिल्प आप सुनते होंगे, जैसे अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में क्या है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। वो किसको बढ़ाने का प्रयास है, हस्तशिल्प को बढ़ाने का प्रयास है। एक जिला एक उत्पाद, अगर आप देखिए तो 75 जिलों का अपना कोई न कोई एक उत्पाद प्रमुख है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो प्रमुख वस्त्र उत्पादन था वो मथुरा में होता था। मथुरा मतलब मदुरई, दक्षिण भारत में, ठीक है। काशी मतलब वाराणसी की बात कही गई, ठीक। समझ में आई यहां तक बात, क्लियर है, ठीक। आइए आगे बढ़ते। अब देखिए, हमने आपको बताया था जब किसी भी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो श्रेणी, यहाँ कुछ नई चीज देखने को मिली। तो श्रेणी मतलब गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम मतलब ये होता था एक ही प्रकार के जो व्यवसायी होते थे, कर्मकारी होते थे, श्रेणी होते थे, उनको जो समूह बना के काम किया जाता था उनको श्रेणी कहा जाता था। मतलब जैसे बढ़ई है, और बढ़ई का ही संख्या ज्यादा हो गया, हर जगह ये लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं,
देश के अन्य अन्य जगह पे, तो इनका अपना एक गिल्ड बना लेंगे। गिल्ड मतलब श्रेणी, ठीक है, श्रेणी मतलब समूह समझ लीजिए आप, ठीक है। अपने समूह में जब ये, जिसको एसोसिएशन आप कह सकते हैं, एसोसिएशन बना के काम करेंगे तो इनके काम में तेजी आएगी और इनके काम में एक रूपता भी आएगी और क्वालिटी बनी रहेगी और ये लोग काम बहुत सलीके से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसी को गिल्ड सिस्टम कहा जाता है। मतलब व्यापारियों से शिल्पियों के संगठन को, जो ऑर्गेनाइजेशन होता था, समूह होता था, उसको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के प्रमुख को महाश्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। श्रेणियों के अपने न्यायालय भी होते थे, मतलब अपने अंदर ही कोई अगर इनको काम करना होता था तो ये लोग क्या करते थे, उस चीज में न्याय प्रक्रिया को अपना लेते थे, ठीक है। अब व्यापार वाणिज्य पर आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स पर। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स व्यापार क्या मतलब है? व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते थे। तो आंतरिक व्यापार होते थे, उसके दो मार्ग थे, एक होता था उत्तरापथ, एक होता था दक्षिणापथ। और विदेशी व्यापार भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, मिस्र, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। पश्चिम एशिया का मतलब क्या हुआ? पश्चिम एशिया मतलब गल्फ कंट्री। मध्य एशिया का मतलब क्या होगा? मध्य एशिया का मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, जो जितने भी तान है, 6 कंट्री है इसमें, वो सब मध्य एशिया है। दक्षिण पूर्व एशिया से क्या मतलब है? साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन जो नेशन है, आसियान जहां बना हुआ है, आसियान कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे थाईलैंड और सिंगापुर, ये सब क्षेत्र, जो इंडोनेशिया वगैरह है, सब किसमें आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में। यहाँ तक व्यापार का साक्ष्य मिलता है। और एक देश है मिस्र से भी। कुछ बंदरगाह हैं मौर्य काल के, बहुत प्रमुख है, 3-4 बंदरगाह महत्वपूर्ण मिले हुए हैं, आप जानिए उसके बारे में। तो बंदरगाह कौन कौन महत्वपूर्ण है? सोपारा, ठीक है। सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ था? ठीक है, पश्चिमी तट पर। महाराष्ट्र किस तट पर पड़ेगा? भारत पश्चिमी तट पर। भृगुकच्छ, भड़ौच, भड़ौच मतलब, ये सब सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग रट लीजिए। पूर्वी तट पर एक बंदरगाह महत्वपूर्ण मिलता है, ताम्रलिप्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में था, ठीक। तो ये आप लोग रख लीजिए, 3 बंदरगाह कहीं भी पूछा जा सकता है। एक चीज मिलता है सार्थवाह, विदेशी एवं लंबी दूरी के व्यापारियों के समूह के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था, ठीक है। जो लंबी दूरी का व्यापार करते थे उनको क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। ये मोटा मोटा जान लीजिए, ठीक है। अब आइए मुद्रा व्यवस्था, हमने बात की थी आपसे मुद्रा व्यवस्था। तो मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का प्रचलन था, ठीक है। सिक्कों पर जो प्रमुख अंकन होता था वो मोर, पर्वत, वृक्ष और अर्धचंद्र मिलते थे। आहत सिक्कों के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि इस प्रकार का आहत सिक्का होता है। सिक्कों के जो नाम होते थे उनको आप लोग जान लीजिए। चांदी के सिक्के पण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पण। कई बात पर सवाल पूछा गया था। इन्हीं को करसापड़ भी कहा गया, इन्हीं को धारण भी कहा गया। और तांबे के सिक्के जो होते थे 2 प्रकार के होते थे। एक होता था मासक, मासक ऐसे, और काकड़ी। इसको आप लोग नोट्स मिलेगा, उसको अच्छे से रट लीजिएगा। ये तांबे के सिक्के थे और ये चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्के 3 प्रकार के थे, पण, करसापण, धारण। तांबे के सिक्कों को मासक और काकड़ी कहा जाता था। इसका ये मतलब ये हो गया था कि व्यापार के लेन देन में अब मुद्रा का प्रचलन तेजी से हो रहा था, और जब तेजी से हो रहा था तो व्यापार क्या हो रहा था? सुगम हो रहा था,
सुगम मतलब आसानी हो रही थी व्यापारियों को, ठीक है। फिर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, जो मैंने आपको अमात्य बताया है इसके पहले और महामात्र बताया, ठीक है। इसके पहले हमने तीर्थ बताया, इसके पहले हमने अध्यक्ष बताया है। 4 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक किया हुआ है इनके यहाँ, ठीक। नगरीकरण की बात करते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था में नगरीकरण को भी बताया कि नगरीकरण बुद्ध काल की बात इस काल में भी निरंतर नगरों का विकास जारी रहा। कई नगर इसमें मिलते हैं, जैसे मगध मिलता है, राजगृह मिलता है, जैसे कलिंग मिलता है, मथुरा मिलता है, मधुरा मिलता है, काशी मिलता है, सारनाथ मिलता है। ये सब सारे नगरों का उल्लेख हमको मौर्य काल में देखने को मिलता है, ठीक। तो ये मोटा मोटी मौर्यकालीन हो गया, ठीक है। समाज में हम लोग केवल चर्चा करेंगे क्या पढ़ाया जाता है, कल इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि समाज को कैसे टेकल करें। हमने बताया है, जैसे अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, मुद्रा, नगरीकरण, 5 टॉपिक होते हैं। वैसे ही किसी भी समाज को अगर पढ़ना हो तो उस समाज में कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे ही वो समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक वर्सेज मातृसत्तात्मक, इसका मतलब मैंने बताया ही है आपको, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए इस पॉइंट पर आप लिखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी, ठीक। तीसरा है समाज में दासों की स्थिति कैसी थी। चौथा है, अब यहाँ चौथा देख लिखिए, यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी। पांचवा है मनोरंजन के साधन क्या। कुछ लोग संस्कृति और धर्म में भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन आप इसको समाज में ही लेके चलेंगे। छठा है खान पान उनका क्या था, शाकाहारी या मांसाहारी या दोनों। तो ये सारी चीजें, मान लीजिए आज का समाज आपको लिखना हो, ठीक है, आज का समाज लिखना हो तो क्या आज का समाज मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है। आज भी पैट्रियार्की बनी हुई है। या किसी भी काल का, मौर्य काल का भी लिखना हो तो इसी पॉइंट पे लिखना। वर्ण व्यवस्था, क्या आज जातिवाद मौजूद है, वर्ण व्यवस्था है, बिल्कुल। क्या मौर्य काल में था, बिल्कुल मौजूद था। समाज में दासों की स्थिति क्या थी, तो कौटिल्य का मत इसमें दिया जा सकता है उस समय। आज क्या दास प्रथा होती है, नहीं होती है। दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मौर्य काल में देखेंगे तो कौटिल्य कहते थे बंधुआ मजदूरी होती ही, दासों की स्थिति अच्छी थी, उनको कृषि कार्यों में भी लगाया जाता था। अब महिलाओं की स्थिति मौर्य काल में देखिए, आज देखिए, आज कुछ इम्प्रूव हुआ है मौर्य काल में, जब से क्या कहते हैं महिलाओं को पठन पाठन और धार्मिक क्रियाकलाप से अलग रखा गया, तब से महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट देखने को मिली ही। लेकिन अभी भी हमको देखने को मिलता है कि पर्दा प्रथा जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सती प्रथा के भी जो साक्ष्य है नहीं मिलते हैं। आज अगर आप देखिए महिलाओं की स्थिति तो अपेक्षाकृत बेहतर है, कई क्षेत्रों में है। अब मनोरंजन के साधन, आज तो यूट्यूब और क्या कहते हैं
बहुत साधन है, कैरम बोर्ड खोल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, क्रिकेट है, तब क्या रहा होगा उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। खान पान भारत में हमेशा शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग करते हैं। तो कल हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग कला पर चर्चा करेंगे। कला को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग बताएंगे, जिसमें आपको वो मूर्ति कला और लौकिक कला तथा राज प्रसाद की कला पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक, कल मिलते हैं।